अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ अनवर खावर वॉर जोन से बराह रास्त। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार दोनों तरफ इस वक्त हाई अलर्ट है, दोनों तरफ इस वक्त हालत जंग है और हालत जंग में हम मौजूद हैं। और सुबह सवेरे की स्टोरी जो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करने जा रहे हैं उसके मुताबिक लाहौर का जो वाल्टन रोड है वहाँ पर धमाका सुना गया, लोग घरों से बाहर निकल आए और फ़ज़ा में धुआं था, सायरन की आवाज़ें आई। और जो इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं वो यही है कि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के वाल्टन रोड पर पुलिस ने एक भारतीय ड्रोन मार गिराया है। भारतीय ड्रोन को सिस्टम जैम करके गिराया गया है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था यहां पर जासूसी के लिए, हसास मकामात की जासूसी के लिए, जिस पर फौरन कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया। भारत की जानिब से जो जारियत की गई वो यकीनी तौर पर उनकी बहुत बड़ी गलती थी जिनका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जो उन्हें अपने 5 तैयारे भी खोने पड़े हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कौमी असम्बली से कल खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के जो औकाब थे वो झपटे और फिर जिस तरह से राफेल तैयारों को भी गिराया गया, SU-30 को गिराया गया, MiG-29 को गिराया गया, तो ये यकीनी तौर पर हद तक आमेज़ भी है कि हिंदुस्तान हमला करने आया लेकिन अपने $मिलियन के जो एसेट्स थे वो गवा के वापस गया और यकीनी तौर पर उनके भी होश ठिकाने आ गए होंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक चीज़ क्लियर की गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कि जिस तरह से मासूम शहरियों का नाहक खून बहाया गया है उसका भी हिसाब लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को अदा कर देना चाहिए। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान के जब हम रोल को देखते हैं, हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी को देखते हैं, अगर हम दोनों अवाम की बात करें तो शायद अवाम ये किसी सूरत में नहीं चाहते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ये किसी सूरत में नहीं चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंग चाहते हैं, जो सरपरस्ती इस वक्त करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनके साथ साथ मौजूद हैं, अजीत डोवल हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, मेजर गौरव आर्या हैं, अर्नब गोस्वामी हैं। ये वो नाम हैं जो हिंदुस्तान में लोगों को भड़काने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार फिज़लुर न्याज़ी साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। न्याज़ी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हमने देखा कल वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब किया और उन्होंने कहा यकीनी तौर पर खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। जो भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने कार्रवाई की, जिस किस्म का एग्रेशन दिखाया, जिस किस्म की बेवकूफ़ी की, हमने बरवक्त कार्रवाई की, हमने रिस्पॉन्ड किया, हमने उनके जहाज़ गिराए और उन्हें मुंह की भी खानी पड़ी। पाकिस्तान में हमने देखा कि जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है, 31 शहादतें हुई हैं, 57 लोग ज़ख्मी हुए हैं। आप अभी इस सिचुएशन को किस तरफ जाता देख रहे हैं? अगर हम रात की भी बात करें, इतलात यही मौसूल होते रही कि गुजरावाला में भी कहीं ना कहीं अटैक्स हुए हैं, सियालकोट में हुए हैं और अभी सुबह सवेरे भी लाहौर में भी एक इंसिडेंट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब इस वाक़े को कम पेश जब से इंडिया ने मिस एडवेंचर किया है तो कोई मेरा ख्याल में अगर 34 नहीं तो 40 नहीं तो 34-35 घंटे हो चुके हैं जी। तो अमेरिका एक अंग्रेजी फ्रेज यूज करते हैं कि नोज ब्लीड, या एक होता है कि जब आप उस पिछले 40 घंटे का जमा तफरीक करते हैं तो हमें पाकिस्तानी कौम जो है उसके अंदर जो जज्बा कल सुबह इस वक्त था आज उससे दुगना, बल्कि कई अब 7वें आसमान से 9वें आसमान की तरफ जो है बुलंदी पर है। ये पहली चीज तो ये बड़ी खुश आइंदा है कि जंग क्या है, क्या हासिल असूल है, कौम का कहाँ पहुंच गई है जी। ये एक गैर मामूली चीज है क्योंकि बहसियत कौम सीना को भी एक दूसरे पे तनकीद, पोलराइजेशन, एक बड़े अजीबोगरीब माहौल था। वक्ती तौर पर से अल्लाह करे कि लॉन्ग लास्टिंग हो, लेकिन इस वक्त कौम के अंदर जो एक यकसुई है, जो बंदा हमारे इस नैरेटिव के खिलाफ ही जेन में है तो वो उसके पास इतनी सख्त नहीं है कि कौम के जोश और में लेके आगे अपने आप को जो है वो कोई अपना मौका ऐसा पेश करे। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो सबसे ज्यादा इंजॉय करने वाली ये है जंग का जो जमा तफरीक हासिल असूल दोबारा। अच्छा, इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर एक जो कैफियत है उनके मीडिया से और उनके आम लोगों के अंदर जो राय ली जाती है वो अपने आप को इस वक्त इंफीरियर और वो अहमक तस्वर कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इंडिया ने जो कुछ किया है, बहुत सारे उनके जो समझदार लोग हैं कि ये इंडिया ने एक जोम में आके, तकव्वुर में आके, रऊनक में आके जो उन्होंने पिछले 30-40 साल से हमारे ऊपर तारीख की हुई थी और गाय बगाए हमारे ऊपर फौजें ले आते थे, हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते थे और मासी वेड़ा समझ के जो कुछ समझ आता था कर गुजरते थे। अब उनके अंदर हैसियत कौम जो है
एक मुतज़लज़ल हो चुकी है। उनका जज्बा जोश जो है की बजाय उनके अंदर एक खौफ आया हुआ है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ ये शुरू कर दिया तो किसी और बड़े मुल्क के साथ हम जब जो हेड ऑन लेंगे तो क्या शुरू होगा। बाकी ये है कि जी जो असल चीज है कि उन्होंने कल जब सुबह स्ट्राइक की तो पहली तो उन्होंने बहुत ही तकब्बुर के साथ सुबह सवेरे 6-7 बजे 5-6 बजे इंडियन मीडिया कह रहा था कि, और ये उनका सरकारी मौक़िफ़ था कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज उन्होंने पाकिस्तान पे जो है 9 मकामात पर दहशतगर्दी के टेंट उड़ा दिए और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन चंद घंटे बाद जब उनके फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम सिरी जो है आए तो बाजार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, लेकिन उसे प्रेस ब्रीफ करके 10-15 मिनट के अंदर अपने कागजात समेट के चले गए। लेकिन उसके अंदर उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उसमें फरमाया कि जी हमने पाकिस्तान के साथ जो है एक मैयड हमने हमला किया और नॉन एस्केलेटेड किया, यानी कि हमने इश्तियाल ना दिलाने वाला मैयड किया, यानी कि उनका था कि बस कर दो। फिर दुनिया के रहनुमाओं की तरफ से भी जंग से पहले भी यही तकरीबन जो जहां तक मेरी समझ फहम है, खिलाफ तो मेरे पास इतनी नहीं है, उन्होंने भी यही कहा होगा कि अगर इंडिया को हमला करे तो आपने जवाब नहीं देना। और अब भी इंडिया जो है वही दुनिया से अपील कर रहा है कि जी पाकिस्तान को रोके। अब ये क्यों है? ये इसलिए कि इंडिया को इसके अंदर वो कुछ निपटना पड़ा है। तो उनका जो प्राइड जहाज था राफेल, जिसका बैन-अवी सतह पर डंके चर्चे बच चुके हैं कि जी पाकिस्तान ने राफेल को गिरा दिया और एक के ऊपर तो सारी दुनिया मुतफिक है, इंशाल्लाह 3 पे भी सारी दुनिया मुतफिक हो जाएगी, लेकिन एक के मुतफिक होने के बाद राफेल के स्टॉक शेयर सारे गिर गए। लेकिन असल जो चीज हुई है कि पाकिस्तान जो हम पिछले 30-40 साल ये समझते थे और सारा दिन एक दूसरे से बातें करते थे और कम से कम जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स था कि हमारा इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, ये अब चीज इंडिया में मुंतकिल हो गई कि हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको बेदस्तपा किया और अब उनको समझ नहीं आती कि ठीक है। लेकिन नैसब, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली हमने तो कभी भी मीडिया पर बैठकर, हमारे मीडिया हाउसेस ने कभी ये नहीं कहा कि जंग होनी चाहिए, हमने इन चीज़ों को कभी प्रोवोक नहीं किया, जो उनके मीडिया की तरफ से किया भी जाता है। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपने मीडिया के प्रेशर में भी आती है, फिर इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर बैठती हैं, जैसे कि 2019 में भी उन्होंने करने की कोशिश की थी। लेकिन इस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? 31 शहादतें इस वक्त पाकिस्तान में हो चुकी हैं। एट दी एंड हम तो ये कहेंगे सैनिटी मस्ट प्रिवेल, लेकिन अगर हिंदुस्तान इन हरकत से बाज नहीं आता तो आपको लगता है कि फिर हम डू एंड डाई वाली सिचुएशन में हैं? 77-78 साल हो गए, ये मुसलसल हम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं, आलमी बरादरी से दबाव डलवाने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम ने भी कह दिया, वजीर दिफा ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा कि खून के एक-एक कतरे का हिसाब अब लिया जाएगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान फिर अब बड़े जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हो सकता है कि अब इब्तिदा हमारी तरफ से हो। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो उन्होंने बड़ी एक अजीब रखी हुई है, एक जिसको कहना चाहिए कि मुबहम सी एक कैफियत रखी हुई है। कल से पाकिस्तान कह रहा है जी कि इंडिया सब सफेद झंडे लहरा है, यानी कि इंडिया जो कुछ कर रहा है उसकी भी वो हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया ने अपने जो अंग्रेजी में कहते हैं कैपिचुलेट कर दिया, यानी कि बगैर लड़े अब सरेंडर कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पे किया भी उन्होंने सफेद झंडे लहरा दिए और जान नहीं रहे। हमने कल, मेरा ख्याल में जब मैं गिनती कर रहा था, हमने उनकी 10 से 12 जो है चौकियां लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ा दी है और उसकी फुटेज जो है वो सारे पाकिस्तान में शेयर की गई, टीवी के ऊपर शेयर की गई, मीडियम पे शेयर की गई। लेकिन इससे ज्यादा ये कि हमने उनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया है, ये कोई मामूली बात नहीं, वही जो कमांड एंड कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहा था जी, और जिसने वो सारा कुछ मैनेज करा था, उसको हमने उड़ा दिया। अब क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान ने ये बड़ा एक मुबहम साथ किया हो कि हम करेंगे भी सही या नहीं करेंगे, यानी कि इंडिया की वो रात को नींद भी और ना भी आई। ये बस हकीकत अजीब सा लगता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इंडिया 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, पाकिस्तान जो है वो बमुश्किल 300 बिलियन डॉलर की इकॉनमी, किसी तरीके से हमारा ना तालीम मैच करती है, ना हमारा निज़ाम मैच करता है, ना हमारी तरक्की मैच करती है, ना हमारे मसाइल मैच करते हैं। सियासी तौर पर एक मुस्तहकम मुल्क इंडिया, हम सियासी तौर पर एक गैर मुस्तहकम मुल्क, और हम जब इंडिया तो हमने कल जब नाको चने चबाए
या हमने उनको दंदान शिकन जवाब दिया। ये बेसिकली इंडिया ने जो नुकसान जो है वो मिलिट्री के हुए हैं, उनकी स्ट्रेटेजी के हुए हैं, उनका फेलियर टेक्नोलॉजी को हुआ है। पाकिस्तान की फतह जो है फौजी हुई है, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी जो है वो जो उनकी इक्विपमेंट हुई है। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न मीडिया यहाँ बार बार सवाल उठा रहा है, हमारे जितने भी हुकूमती उसे दौरान है या हमारे अस्करी जो क्यादत है, क्या आपने चीनी टेक्नोलॉजी यूज किया है, क्या आपने चीनी टेक्नोलॉजी यूज किया है? तो अब आपके अंधों को बंदा क्या कहे कि जब हम JF-10 इस्तेमाल कर रहे हैं या JF-17 थंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि चीनी टेक्नोलॉजी उसके अंदर भी होगी और उससे बाहर की भी होगी। तो चीन तो हमारा 87% हमारी सप्लाई। और सब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है तो आपको उसको यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। जैसा कि कल भी हमने देखा जिस तरह से राफेल तैयारे तबाह हुए, किस तरह से राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो गिरे हैं। और JF-17 की जो तैयारा साज कंपनी है उसके शेयर्स 18% बढ़े हैं। तो ये उनके पायलट्स की जो महारत है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी उन्हें सुबकी का सामना है। ये तो खैर मतलब कि अब कल का दिन जो है ना जी, वो कोई एक मद में तो कोई चीज रकम नहीं कर गया। ये तो दर्जनों मदों में कई जो है चीजें एस्टेब्लिश कर गया कल का दिन। कल के दिन आपने क्या एस्टेब्लिश किया? आपने अपने एयरफोर्स के जो कमांड है, जो कंट्रोल है, उसको आपने जो बनवाया तो हमने पुलवामा में भी था, लेकिन इंडिया को शायद समझ नहीं आई थी। हालांकि पुलवामा में जो उनका अभिनंदन का जहाज जो गिरा, जो अंदर गिरा, उसके बारे में इंडिया के अंदर बाकायदा पूरी तरीके से डिटेल्स आ गई कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उनके सिस्टम को जैम किए और किस तरीके से उसके बाद उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है डिस्टर्ब हुआ, फिर हमने नीचे गिराया। लेकिन असल मसला यह है कि कल से इंडिया जो है ये मैंने ये भी आसूस किया है कि पूरी दुनिया का जवाब मिला कहाँ पे जयशंकर फरमा रहे थे कि हमें बादशाह नहीं चाहिए, हमें सरमंड नहीं चाहिए, हमें आपकी शराकतदारी चाहिए। अरे ऊपर से लोग बोल रहे थे जैसे खुदा बोलते हैं। और कल कहाँ कह रहे हैं कि जी हम और कुछ नहीं करना चाहते, हमारा जो रिस्पॉन्स और मैयत था नॉन एक्सिलिटी था। जब आपने पाकिस्तान के अंदर 31 शहादतें की, जो कि पाकिस्तान में जो बच्चे शामिल थे, जिसमें ख्वातीन शामिल थी, और जख्मी किए, घरों के ऊपर आप शहरी आबादी पे, मस्जिदों पे आपने बमबारी की, तो आपके नजदीक से ये यही आपने कहा होगा कि हम ऐसी जगहों पर बम मारेंगे जहाँ पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे नजदीक आपने पाकिस्तान की रेगिस्तान के में बम मारे हैं, तो आपने हमारी खित्ते, हमारी सरजमीन की मुकरमती की है, बार बार वार्न कर दिया था हमने, वार्न कर दिया। बिल्कुल ऐसी मसाजिद को शहीद किया गया और यकीनी तौर पर यह किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। नीलम जेलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया, वहां पर शेलिंग की गई, मासूम शहरियों का जो नाहक खून है यकीनी तौर पर उसका बदला भी लिया जाएगा। सब जिस तरह से आपने 2019 वाक़े का भी जिक्र किया, अभिनंदन वाले केस का, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड, जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको एग्जीक्यूट किया था और उनका पायलट फिर हमने उन्हें वापस दिया था खैर सगाली के तौर पर। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस तरह से वो चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं और कल के ऑपरेशन को भी उनका मीडिया, उनकी हुकूमत, उनकी अवाम इस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं जैसे वो जो जिस तरह से मासूम शहरियों को शहीद किया गया उस चीज़ पर जितने वो खुश दिखाई दे रहे हैं। हमने तो पहलगाम वाक़े को लेकर कंडेम किया, अफसोस का इजहार किया। यहाँ से कितनी सेलिब्रिटीज़, वज़रा, यहाँ के जितने एंकर्स मौजूद हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए इस हवाले से कि पहलगाम का जो वाक़या है यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आम शहरी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, अपने इस कारनामे को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। देखिए जी, पहले तो बात एक फिक्रा मैं जरूर कहूंगा, रहना जाए क्योंकि वो आप इस सवाल में नहीं आएगा जी। मैं इस मौके पे अपनी SPR को मुझे एक सलूट पेश करता हूँ कि 22 अप्रैल से जिस तरीके से मीडिया ने हैंडल किया, जो लोग भी थे, चाहे जन अहमद शरीफ साहब थे, चाहे उनके आगे जो दस्तेराज थे, ब्रिगेडियर गसनफर साहब थे, चाहे ब्रिगेडियर आसिफ साहब थे, और जितने लोग थे, मैं हकीकत समझता हूँ कि गैर मामूली। मैं तो इस जिंदगी में मीडिया का आदमी हूँ, मीडिया से मेरा ताल्लुक है, पूरी दुनिया का मीडिया मेरे सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इस खूबसूरती से और इस अच्छे तरीके से 22 परसों से पहले भी और कल से आज भी इतना उन्होंने और अनथक मेहनत के साथ जिस तरह मीडिया को उन्हें चलाया, पहली बात जी। दूसरी बात यह थी कि जो है और इंडिया का नैरेटिव जो था वो उसको जगह नहीं मिलती। इंडिया जो
एक सफारती तौर पर भी और एक मीडिया के अंदर भी पहली दफा हमने इंडिया को बिल्कुल आड़े हाथों लिया। उनका बहुत बड़ा खिलारा, उनका फैलाव, उनकी ओनरशिप दुनिया के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप की जो है इंडिया के की मलकियत में या यहूदियों की मलकियत में या इंडिया की मलकियत में। इसके बावजूद हमने उनके अंदर घुसपैठ के, उनके मीडिया के अंदर घुसपैठ के अपना मुख बनवाया। फिर दूसरी बात है कि तो आपने फरमाया कि मोदी जो है वो अपनी ये झूठे नैरेटिव का मगवी है। मीडिया को कसूर नहीं, मीडिया को पहले रियासत इंडिया ने इस काम पे लगाया, उनको झूठा नैरेटिव दिया और एक अच्छे से दे रहे थे। फिर 22 अप्रैल के बाद ऑफ मॉडिफाई किया, उनको कहा और वो अपने हाइट क्रिएट किया। उस मुकाबले में यकीन जाने जो बड़े बड़े बॉयज थे इंडिया में जी नाजिर कि उनको सुना नहीं गया, उनको अंडरमाइन किया गया, उनकी तस्दीक की गई और उनके खिलाफ नारे लगे। अब इंडिया के पास क्या है? इंडिया झूठ जो होता है वो ज्यादा लास्ट नहीं करता, चाहे कुछ कर ले, चाहे झूठ बहुत सारे बंदों को मुतासर भी कर ले। अब कल जो कुछ कहते रहे हैं, आज जब CNN की ब्रेकिंग न्यूज है कि राफेल की इंटेलिजेंस जो है टीम है उन्हें कह दिया कि हमारा जहाज गिर गया। कम से कम एक जाकर पता, बाकी जो है उसको पता लगा रहे हैं। लेकिन वो किसी भी सूरत ये चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लास्टली बस न्याय साहब कमेंट कीजिएगा, जब दो कौमी नजरिए की बात कायदे आजम ने की, दो कौमी नजरिए की बात कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने की, तो वो एग्जैक्टली फिर सही साबित हो रही है कि दो कौमी नजरिया है जो इन दोनों कौमों को अलग करता है। बहुत से ऐसे लोग थे जो इस चीज को मानते नहीं थे, लेकिन जब हम हिंदुत्व पॉलिसी की बात करते हैं और हिंदुस्तान अखंड भारत की बात करता है, जहां वो ये चाहता है कि बांग्लादेश भी उसके कंट्रोल में आ जाए, पाकिस्तान भी उसके कंट्रोल में आ जाए, श्रीलंका भी उसके कंट्रोल में हो, और आए रोज हम देखते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान की लड़ाई है, वो चाहे नेपाल के साथ हो, चाहे श्रीलंका के साथ हो, पाकिस्तान के साथ कोई महाज छेड़ा हो, बांग्लादेश के साथ कोई रिफ्ट चल रही हो, इवन चाइना के साथ भी। तो इस एक हमसाई की वजह से ये पूरा खित्ता इस वक्त खतरे में है, और जो उनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की, वो सिर्फ यही है कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं वो। देखिए जी, जनरल आसिम मुनीर साहब को तो सिर्फ ये एजाज हासिल है और वो सीधा सीधा पाकिस्तानी जो जिसको कहना चाहिए कि जो हमारे टॉप ब्रासेज हैं सियासतदानों में या फौज में, कि दो कौमी नजरिए को उन्होंने उसका अदा किया है, उसको किया। वगैरह मेरा अजीम कायद जो है वो इसी बुनियाद डाल के गया था। उस बंदे ने अपनी जिंदगी खर्च करके दो कौमी नजरिए का जो पूरा बयानिया डेवलप कर किया, उसके ऊपर एक कामयाबी के झंडे गाड़ के। लेकिन दो कौमी नजरिए के अंदर कहीं पे भी हिंदू नफरत नहीं थी। दो कौमी नजरिए में सिर्फ एक बात थी कि ये दो कौमी मुख्तलिफ हैं। अजीम ने कैटेगोरिकली बता दिया था, बगैर अल्फाज चबाए हमारे सामने रख दिया था कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, कि दो कौमी नजरिया जो है ये हमने नहीं, ये हिंदू की हरकतों से जो 100 साल हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, ये उसके नतीजे में है कि हमें ये जिंदा रहने का हक हमसे छीन रहे हैं। किस वक्त मुसलमानों की जिंदगी नहीं जीना है। ये मोदी जो है, ये खबीस जो है, अहमदाबाद के अंदर 2500 मुसलमानों के खून की होली खेलने के बाद ये वजीर आजम से वजीर आला से वजीर आजम बना। अमेरिका में और यूरोपियन मुल्कों में इसका दाखिला बैन था प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। अब हम तो आर्मी चीफ को तो अल्लाह ताला ने ये एजाज दिया, और मेरा ख्याल है कि मैं पहले फौज में जनरल जवाल हक साहब का बहुत मद्दाह था। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि ये जनरल जवाल हक का दूसरा जन्म हो। हकीकत ये है कि हम लोग जो है बड़े नाशुक्रे हैं। ये कई बंदे हमें, ठीक है कि मुझे इनका सियासत में आना या सियासी मामला को कंट्रोल करना कभी मैं तायद नहीं करता हूँ, उसके और कई नुकसान होते हैं और दूरअस फायदे नहीं होते। लेकिन इन हालात के अंदर जिस तरीके से जवाल हक ने 80s में रूस को हैंडल किया और पाकिस्तान को मजबूत बनाया, कई लिहाज से न्यूक्लियर के लिहाज से, बाकी लिहाज से, इसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर देखिए ईमानी जज्बा है ना। इनसे पहले एक आर्मी चीफ वो कहता था हमारे पास टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है। वो कहता था कि जब वो उसके कोटेबल कोट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पंजाब तकसीम हो सकता है, यानी कि ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, अगर मछली पाकिस्तान तकसीम हो सकता है, अगर बलूचिस्तान ईरानी बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बलूचिस्तान और अफगानी बलूचिस्तान बन सकता है, अगर पख्तून तकसीम हो सकता है कि अफगानी पख्तून और पाकिस्तानी पख्तून, तो कश्मीर क्यों नहीं तकसीम हो सकता। ये हमारे पिछले आर्मी चीफ का था। अब इस आर्मी चीफ की देखें जी कितनी क्लैरिटी है
मेरा ख्याल है कि ये वो है कि जो मुझे लगता ही है कि उस शेर की एक की जिंदगी वाला आर्मी चीफ है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। इस बंदे ने पाकिस्तानी कौम को जो एक आइडेंटिटी जो हम खुद हमने कमाई थी, किसी का कोई कसूर नहीं है, उससे हम बिल्कुल दूर हो चुके थे। इन्होंने उसका आदा किया, क्लैरिटी के साथ बताया कि हमारा जो जिंदा रहने की वजह रीजन जचरे जो है, जो फ्रेंच वर्ड है, हमारा वजह वजूद है, वो दो कौमी नजरिया है। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुओं ने जो कुछ पिछले कई सालों से कर रहा है मोदी हिंदुस्तान के अंदर, हर वक्त कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में मुसलमानों के साथ हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि कोई एक ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि जी मोदी ने कोई नई हरकत की। बल्कि इससे पहले भी मैं तो किसी को कहता हूँ इंडिया की जितनी क्यादत आई है, गांधी, नेहरू, मोदी, जितने कुछ फर्क नहीं इन सारों में। एक के दौर का मैं वाकया बताऊं तो पूछ चुका है हर एक के दौर का वाकया। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिज्म है वो इस वक्त हिंदुस्तानी सरकार का, जो कि अब मोदी के जेरे साया चल रही है, वो बढ़ता जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट जो उनका माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार फिज़ुल न्याय साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अब हमें शो में ज्वाइन करेंगे माहिर कानून हैं, बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हैं, जो कि हिंदुस्तानी चैनल्स पर हमने उन्हें बहुत बार देखा किस तरह से जो हिंदुस्तानी बयानिया था उसकी धज्जियाँ उड़ाते रहे। पाकिस्तान के नैरेटिव है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े पॉजिटिव अंदाज में वहां पर पेश करते रहे, और अब इसी वजह से वो वहां पर बैन भी हो चुके हैं। वकास बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो पिछले तकरीबन 34 घंटे अगर हम लगा लें हो चुके हैं, इन तमाम तर सिचुएशन को एस्केलेट हुए हुए अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट थी, जो रात को भी हम खबरें सुन रहे थे, गुजरांवाला सियालकोट में जो इंसिडेंट हो रहे थे, अगर आपके पास उस हवाले से अगर कोई ब्रीफिंग है पहले वो बताइएगा, ताकि फिर शो में आगे चलकर आपका जो तजिया है इस हवाले से वो भी ले लें हम। ये सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अब ताज उछाले जाएंगे, अब तख्त गिराए जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की हैर नहीं, ये जो दरिया जूम उठे तिनकों से न टाले जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे, अब तख्त गिराए जाएंगे। देखें जी वकास हमें सुन पा रहे हैं? वकास अब्रेज़ से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और सिचुएशन कुछ इस तरह से हो चुकी है कि जो हिंदुत्व पॉलिसी है, जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, उसको फॉलो किया जा रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में मोदी सरकार की तरफ से। और शो के आगाज़ में भी मैंने कुछ लोगों के नाम लिए थे, वकास से भी आगे चल के प्रोग्राम में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जलती पर तेल का काम करते हैं, जो कि वहाँ के जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनको नेगेटिव साइड पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यकीनी तौर पर दोनों ममालिक इस वक्त हालत जंग में है। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से हमने देखा कि जो स्टेटमेंट्स भी कल सामने आई हैं, जो उनके वज़रा थे जब वो बात करते रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि नॉन एस्केलेटरी जो मेजर्स थे वो हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से लिए गए हैं। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप जो उन्होंने नाम नेहा टेररिस्ट कैंप जो उन्होंने बताए, उनको ये कहा गया तबाह किए गए, लेकिन यहाँ पर सिविलियंस शहीद हुए, 31 सिविलियंस शहीद हुए जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और आर्मी चीफ की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से तमाम पार्टियां इस वक्त यकजा है और यही ऐलान किया गया है कि इन तमाम लोगों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू वॉर जोन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर वकास अब्रेज़। वकास, एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं वही सवाल अपना रिपीट करना चाहूँगा कि रात को भी ये न्यूज़ हम सुनते रहे हैं कि गुजरांवाला या सियालकोट की अगर हम बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ झड़पें या इस तरह की जो सिचुएशन है, जो एस्केलेट इस वक्त हुई हुई है, वो चलती रही। अगर उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके पास हैं पहले वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखें, रात को भी जितनी बातें थी महज अफवाहों के अलावा कुछ चीज हमें नजर नहीं आई। सियालकोट में भी जो बॉर्डर एरिया था या जो चुंडा के करीब वाज था, वहां पे जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी गई थी। और इसी तरह गुजरांवाला में अर्ली मॉर्निंग 2-3 इस तरह की खबरें मशहूर हुई कि वहां पे तो ड्रोन के परचे उड़ाए गए या टुकड़े वहां पे मिले। जिस तरह लाहौर जो है बॉर्डर एयरपोर्ट के नजदीक इस तरह का अर्ली मॉर्निंग ये जो है हमें चीज देखने को मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता रोज जिस फोर्सफुल तरीके से पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने दफा किया और दुश्मन के ज़ियारों को उसकी धज्जियां उड़ा दी, और फिर बतौर सबूत और एविडेंस भी वो सारी चीजें हमारे पास है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये भारत जो इस तरह की घटिया हरकत दोबारा करता, क्योंकि जो उनके मजमूम और घटिया मकासद थे, जो इंडियन चैनल्स पे 12 जिस चीज का तस्करा किया जा रहा था कि हम जो पहला हमला करेंगे वो बड़ा फोर्सफुल हमला करेंगे, लेकिन उस फोर्सफुल हमले के अगेंस्ट पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम था
जिस तरीके से वो हरकत में आया, दुश्मन के हथियारों की धज्जियां उड़ा दी गई और फिर एक दफा एमएम आलम की याद ताज़ा कर दी गई और जिस तरीके से फिर पूरी कौम जो है जज्बा हुब्बुल वतन से सरशार होकर पाक फौज के साथ खड़ी रही और हिंदुस्तान के बयानी की हमने देखा कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने भी धज्जियां उड़ा दी। जहाँ पे हमारे फौजी मुहाज पर डटे रहे, वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के शहरी जो है उनके अंदर भी एक जज्बा हुब्बुल वतनी की जो है वो तूफान उमड़ता हुआ नजर है। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान जो है वो एक चीज भांप चुका है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे आके मिसाइल मारेंगे, आप यहाँ पे आके राफेल से या जदीद टेक्नोलॉजी से हमला करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान जो है वो अपने हाथ बांधे रखेगा और पाकिस्तान जो है वो तमाशाई बन के सुम्मुम बुकमुन और आपके ये सारी चीजें देखता रहेगा। बल्कि नहीं, क्योंकि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज से 20 दिन पहले भी इस चीज का इजहार किया था और 4-5 दिन पहले भी जब एलओसी के एरिया के अंदर वहां पे टैंकों के ऊपर खड़े होकर इस अज़्म का इजहार किया था कि दुश्मन ने अगर मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो हम वो आंख फोड़ देंगे, वो कलाई मोड़ देंगे, वो टांग तोड़ देंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ गलत अज़म से उठेगी। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर गुज़िश्ता दिन पूरी एक पैनिक की सिचुएशन रही जो कि अर्ली मॉर्निंग हमने ये देखा कि 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब वहां पे हिंदुस्तानी चैनल्स के ऊपर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं और बार बार अपनी कौम को जो है खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं कि हमने वहां पे ये कर दिया, हमने वहां पे वो कर दिया। फिर उसके बाद जू दिन जो है वो चढ़ता गया और साढ़े 8, साढ़े 9 बजे का वक्त था। उसके बाद दे हैव कम टू नो, उनको इस चीज का, ये हकीकत का इदराक हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ा फोर्सफुल तरीके से अपने मुल्क का दफा किया और उनके 3 रफेल तैयारों को मार गिराया और फिर उसके बाद जैसे मातम की फिजा वहां पे हमें नजर आई। फिर उसके बाद कहानियां घड़ ली गई, फिर किस्से बना लिए गए और जो वही फाल्स, फटिशियस, वैक्शियस और जागुलर का किरदार अदा करता वो नजर आया हिंदुस्तानी मीडिया हमें गुज़िश्ता 10 दिनों में। मैं ये समझता हूँ कि आज जो आपने अपने एंट्रो के अंदर बात की, वहां पे जो दमे का मरीज और हेपेटाइटिस का मरीज गौरव आसवामी और उसके साथ साथ जो जेली वेजर वहां पे वो बिठाते हैं, आई थिंक के ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को हवा देते हैं और ये वहां पे किसी एंकर का या तजियाकार का काम नहीं करते बल्कि एक तमाशाई का, एक सर्कस मैन का, ये एक जागुलर का काम करते हुए नजर आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तानी मीडिया ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो मनफी, गलीज, गंदा, दबीज, अमेज एक प्रोपेगेंडा किया था, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह हमारे सहाफियों ने, हमारे तजियाकारों ने उस प्रोपेगेंडे को ज़ेरे ज़मीन दफन किया, उससे भी बढ़ के जिस तरह हमारी पाक फौज ने इनके तैयारों को, इनके रफेल को, इनकी टेक्नोलॉजी को ज़ेरे ज़मीन दफन किया। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो एक पीसफुल नेशन है हमेशा। बिल्कुल ऐसी अवकाश, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो अग्री करने पर किसी चीज पर तैयार ही नहीं होते हैं और वो अपनी चीजों को इस तरह से ग्लोरीफाई करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उनकी आवाम को भी सच लगने लग जाता है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया, आज उनके तैयारे तबाह किए गए, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उस चीज को एक्सेप्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज उस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। राफेल तैयारे बनाने वाली जो कंपनी है उसके शेयर्स गिर गए हैं। JF-17 की जो तैयारा साज कंपनी है उसके शेयर 18% बढ़ गए हैं। इसके बावजूद भी इन्हें शायद प्रूफ अभी भी चाहिए। देखें, जो वहां पे बाशऊद लोग बसते हैं और खासतौर पे ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट आप कांग्रेस के रहनुमाओं जुमा की तकरीरें सुने, जिस तरीके से मोदी को ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट डटारा गया, मैं ये समझता हूँ कि काबिल तहसीन है कि हिंदुस्तान के अंदर भी बाशऊद लोग बसते हैं और जो गांधीइज्म के प्रचार के लिए आज भी कोशिश है, जो ये कहता था कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो जज्बा हैव सगाली के तहत के मोहब्बत के असूलों का हम दूसरा गाल आगे करेंगे। लेकिन जो आरएसएस का गंदा और पुरगंदा नजरिया है जो कि मोदी ने हिंदुस्तान पे मुसल्लत किया है और हिंदुस्तान के आयन के प्रेबल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जिसमें ये कहा गया था कि ये सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे सिख जो है वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुसलमान अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कश्मीर के साथ वहां पे किया गया, जो सिटीजनशिप एक्ट वहां पे लाके मुस्लिम कस फसादात करवाए गए, जो वहां पे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जमीन तंग कर दी गई, मजहब तंग कर दी गया, मस्जिदों के साथ किया गया, मैं ये समझता हूं कि ये काबिल अफसोस है, इंतहाई अंदेशनाक और कर्बनाक है। और ये हिंदुस्तान का वो गंदा और पुरगंदा चेहरा है जो मोदी ने पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया है। वहां पे अगर आप राहुल गांधी को देखें, जो कांग्रेस की उनकी जो सियासी जमात है जो अपोजिशन में बैठी है गुज़िश्ता 7-8 सालों से, उनके नजरिया देखें तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट नजर आते हैं। वो किसी सूरत भी जंग के हामी और नासर नहीं है और वो समझते हैं
कि मोदी का जो ये नजरिया है, ये जंग जो हर 4-5 साल बाद इसको ये जंग का शौक या जंगी जुनून इसके सर पे तारी होता है, वो इसलिए है कि वो इंतखाबात के अंदर जाकर कोई माइलेज ले सके। और इस वजह से बहुत सारी उनके मुल्क की जो सुहागन है, उनके माथे का सिंदूर इस जो गलीज दबीब इंसान ने, जो गुजरात का कसाई है, उसने खुद उजाड़ा है। और आज फिर ये बातें करता है कि वो सिंदूर को हम वापस लाएंगे, उस अमन को वापस लाएंगे और हिंदुस्तान से ये दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान वहां पे कौन सी दहशतगर्दी कर रहा है? इनके अपने मुल्क से इनके 3 जनरल्स ने इस चीज का इंकशाफ किया कि इस दहशतगर्दी के पहलगाम के अंदर वारदातें हुई है। हिंदुस्तान के अंदर से ही सारी चीजें इन्वेस्टिगेट बिल्कुल ऐसी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इन तमाम तर सिचुएशन के बाद भी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमने वो मुजाहरा भी किया है। कल अगर हम वजीर आजम पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली से स्पीच थी उसको भी सुन लें तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि हम कुछ क्या करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। ऑब्वियसली अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है तो उसका जवाब देने का हक हम हर हाल में रखते हैं। माहिर कानून एनालिस्ट बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू वॉर जोन। एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं और बात जिस तरह से हो रही थी हालत जंग की, दोनों तरफ इस वक्त हाई अलर्ट है। इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिद मुशर्रकी ने हमें ज्वाइन किया। हम सब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो हमने देखा, जो आप हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स पर जाकर भी दे रहे हैं, और जो गौरव आर्या का वहाँ पर आपने हाल किया है, आपने उन्हें इररेलेवेंट ही कर दिया। जिस तरह से वो बढ़ के मारते हैं, जिस तरह से वो बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। और कल जब से हमने देखा कि जो एक एग्रेशन हिंदुस्तान की तरफ से दिखाया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान एयर फोर्सेस की जानिब से दिया गया, उनके तैयारे गिराए गए, उसके बाद भी वो इन तमाम तर चीजों को ग्लोरीफाई करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बदकिस्मती ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा से झूठ और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर अपनी आवाम को भी बेवकूफ़ बनाता है, दुनिया को भी बेवकूफ़ बनाता है। देखिए वो ये बात समझने को तैयार नहीं है कि हमने उनका किस बुरी तरह हाल किया है, हमने उनके किस तरह त्यारे मार गिराए हैं। और वो राफेल जिसके ऊपर वो पूरी दुनिया में, जिसको कहते हैं शोर मचाते फिर रहे थे, हमने उनको तितर और बटेरों की तरह मारा है। और हम ये बड़ा वाज़ेह दुनिया को पैगाम दिया कि हम चाहते तो बहुत ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स का नुकसान कर सकते थे, लेकिन हमने जंग को तूल ना देने की वजह से अपने आप को कंट्रोल किया, रिस्ट्रेन किया। और वहां पर ये बदकिस्मती है कि वो उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और अभी इनको जिस तरह के आर्मी चीफ ने भी कहा, DGISPR ने कहा कि अभी इनको जवाब भी जाना है। अभी तो हमने अपना हक दिफा इस्तेमाल किया है, अभी हमने जवाब नहीं दिया। और जवाब जो है वो बड़ा करारा होगा, मजीद होगा। हमने अभी इनको इनकी फिजाइया का गुरूर खाक में मिलाया है। बदकिस्मती है कि उनका मीडिया जो है वो सिर्फ झूठ के मबनी प्रोपेगेंडा करता है। उनका मीडिया जो है वो अपनी आवाम को हकीकत सूरत हाल से आगाह नहीं करता है। हमने तो माना है कि हमारी शहादतें हुई हैं, हमने माना है कि ये इंडिया की तरफ से मिसाइल आया है, लेकिन हम जवाबी तौर पर भी बता रहे हैं कि हमने जवाबी तौर पर क्या क्या किया है, हमने हक दिफा में क्या क्या किया है। लेकिन उनका, क्योंकि वो सब कुछ वन साइडेड दिखाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनको जब बाद में जब इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म करता है तो मैं समझता हूँ कि उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और उनकी जो अवाम है उसको भी मजीद शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। देखें, पाकिस्तान ने जो राफेल मार गिराए हैं, पाकिस्तान ने जो चेक पोस्ट के ऊपर कब्जा किया है या आगे उनको नुकसान पहुंचाया है LOC के ऊपर, तो वो पूरी दुनिया ने उसको माना है, पूरी दुनिया ने, कि मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है। सो पाकिस्तान का मीडिया हो या पाकिस्तान की ISPR हो, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि लेकिन हमें सब दूसरी तरफ जब हमने देखा, जो उनके वज़रा जब वो प्रेस ब्रीफिंग देने भी आए थे इस वाक़े के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमने तो बड़ा नॉन एस्केलेटरी ये मैयर किया है। किस तरह से नॉन एस्केलेटरी हो सकता है? अगर आप किसी मुल्क पर मिसाइल दाग रहे हैं, उनके 31 जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जो किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और पाकिस्तान ऑन अदर हैंड, हम बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर होते हुए हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं जो हिंदुस्तान नहीं कर रहा है, कि अगर हम भी वैसे ही जवाब देना शुरू हो गए तो शायद फिर सिचुएशन किसी के भी कंट्रोल में ना रहे और फिर कोई भी पाकिस्तान को ना रोक सके।
देखिए, बिल्कुल, ये तो इंतहाई गलत और झूठ पर मबनी बात है कि नॉन एस्केलेटरी है। आपने मस्जिदों पर हमला किया, आपके हमले की वजह से हमारे बच्चे शहीद हो गए, 3 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा, 80 साल की औरत, और आप कह रहे हैं कि नॉन एस्केलेटरी। ऐसे नहीं है। ये एक भरपूर तौर पर जारियत है, इंतहाई बड़ी, बदतरीन, दुनिया के जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हुई जारहियत है इंडिया की जानिब से। और मैं ये समझता हूँ कि हम तहम्मुल का मुज़ाहिरा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमने दिफ़ा भी किया है, लेकिन अब हमने मज़ीद जवाब ज़रूर देना है, क्योंकि इंडिया को अगर जवाब ना दिया तो इसका ये मज़ीद, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जारहियत करेगा। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हम ये जानते हैं कि जंग को फैलना नहीं चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि बाकी दुनिया इसके अंदर इंटरवीन करे और खुद भारत जो है वो अपने किए पर माफ़ी माँगे। उसके बिना जो है ये पाकिस्तान की जानिब से अभी जो जवाबुल जवाब, यानी हक के जवाब है, रिटेलिएशन है, वो पूरी तरह हम महफूज रखते हैं। लेकिन आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे आपने खुद ही कहा कि हिंदुस्तान तो इन चीज़ों को ऑब्वियसली बढ़ावा ही दे रहा है। जो कदम उन्होंने उठाया है उसको बेवकूफ़ी कहा जाए, उसको उसकी नासमझी कहा जाए, या इश्तियाल अंगेज़ी दिलाने की कोशिश कहा जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इस खित्ते में हर हमसाये के साथ उनका झगड़ा है, आए रोज़ हम देखते हैं नेपाल के साथ कोई प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका के साथ है, इवन चाइना के साथ भी हमने देखा कि उनका एक इशू जो क्रिएट हुआ वहाँ पर, और फिर पाकिस्तान के साथ तो उनकी शायद एक वो जो, जैसे अगर हम कह लें कि बचपन से ही वो एक जो रिफ्ट है हमारी, वो चल रही है, 78 साल हो चुके हैं। तो ये सिर्फ एक ये वाहिद मुल्क है जिसे आसपास सबसे प्रॉब्लम है, और ये सबके लिए खतरा भी है। देखिए, इसकी बड़ी वाज़ेह वजह ये है कि जब से मोदी सरकार पावर में आई है, उन्होंने जो आरएसएस की आइडियोलॉजी, राष्ट्रीय सेवक संघ की जो आइडियोलॉजी अपना ली है, जिसमें हिंदुत्व, हिंदू धर्म और अखंड भारत का तस्वुर है, उसकी वजह से उनके यहाँ किसी भी अक़लियत को बर्दाश्त करना, किसी गैर मुस्लिम को बर्दाश्त करना और अपनी जोग्राफियाई हदूद को बढ़ाना जो है वो उन्होंने अपना एम बनाया हुआ है। और आज के मॉडर्न दौर के अंदर वो जिस तरह 300 साल पुरानी या 400 साल पुरानी चाणक्य आइडियोलॉजी इस्तेमाल करके हमसाया ममालिक को दुश्मन बनाकर, दुश्मन समझकर उनके इलाकों पर कब्जा और अपना तसल्लुत यानी हेजमनी कायम करना चाहते हैं, तो ये आज के दौर में मुमकिन नहीं है। इसीलिए कोई भी हमसाया जो है वो उसका इस अंदाज का तसल्लुत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वॉर जोन में जहां इस वक्त डिस्कस की जा रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई जो एस्केलेशन है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया कि मुनासिब वक्त पर हमला करेंगे, और इस तमाम चीज़ों को पाकिस्तान डिसाइड करेगा, क्योंकि इस हमले से पहले पाकिस्तान की तरफ से बारहा ये बावर कराया गया था कि अगर आप इसका आगाज़ करेंगे तो फिर इसका अख्ताम पाकिस्तान के हाथ पर होगा। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजिया का नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर दिफा की अगर हम स्टेटमेंट देखें, वो ये कह रहे हैं कि भारत का उधार चुका देना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि भारत को इस जारियत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो 31 मासूम जानें शहीद हुई हैं, उनके खून का हिसाब लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हम तमाम जो सियासी जमातें हैं वो भी एक पेज पर हैं, जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कौमी असम्बली में खिताब किया। आगे की सिचुएशन आप किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ था उसमें ये बुनियादी फैसले हो गए थे कि अब फ्री हैंड है अब पाकिस्तानी आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस मौके पर चाहें, जो चाहें टारगेट कर लें। अब मतलब कोई मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, फ्री हैंड है। और इसलिए दिया गया कि जो कुछ हुआ वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त इसलिए था कि हमारे शहरी ठिकानों पर हमले किए गए, हमारी मसाजिद को शहीद किया गया है, हमारे बच्चों को शहीद किया गया है, औरतें, लड़कियां, हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं, सब शहरी हैं। और ये इतने बड़े सूरमा हैं कि ये 80 जहाज 1 घंटे तक लड़ते रहे हैं ऊपर, 1 घंटे तक। मेरा ख्याल है तारीख की सबसे तवील तरीन डॉग फाइट है। इनके पास 80 जहाज थे, हमारे भी कुछ जहाज थे, जो 1 घंटे डॉग फाइट हुई है और अपने अपने इलाके से हुई है। इम्पोर्टेंट बात ये, और 5 लाशें लेकर गए हैं जहाज़ों की। ये अभी भी ये फैलना है। अभी भी इत्तला है कि बरकी में, वॉल्टन में और धमाकों की आवाज़ आई है। अभी भी इत्तला है कि चरकवाल के पास एक मार गिराया गया है ड्रोन,
अभी भी इत्तला है कि कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और शाहपुर एयरपोर्ट 2 जी। घंटे के लिए बंद। तो मेरा ख्याल है कि गेम इज ऑन, द गेम ऑफ रेंज फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से इंतकाम लेने का, बदला लेने का, और बकौल उनके बदले की भावना वो जारी है, ये जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक हम एक एक शहीद का बदला नहीं ले लेंगे। दूसरी बात ये कि इस पूरी कोशिश में हिंदुस्तान चाहता ही है कि वो सिंध तास मुआहदा उसको पसे-पुश डाल दे, मकबूजा कश्मीर को पसे-पुश डाल दे। लेकिन कल मैंने बड़ी अच्छी तकरीर सुनी पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर की, बिलावल की जी। और दूसरे साहब की, जिन्होंने तीनों मसाइल को साथ में लिया है। और असल में कि ये मसला मकबूजा कश्मीर का मसले की पैदावार है, सारा मसला। जी। मकबूजा कश्मीर का मसला हल होगा, उनको हक के इजाजत मिलेगा तो मसाइल हल हो जाएंगे। हिंदुस्तान को एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर वो सिंध तास मुआहदे से डाउन फ्लो रोकता है हमारा, जो उसने कोशिश भी की इस बारे में, क्योंकि उनकी बाल्टी छोटी है बहुत, उनकी बाल्टी में जगह बिल्कुल ऐसी है, कोई टैप उनके पास नहीं है कि वो उस टैप को बंद कर देंगे और पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा। मैं कह रहा था कि फिर चाइना भी तो ऊपर बैठा है ना जी। ब्रह्मपुत्र, चाइना ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, सतलुज जैसे ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा दरिया है जी। जो चाइना से आ रहा है, तो चाइना वहां से उनका नल बंद कर देगा, तो आलमी मसला बन जाएगा एक। लेकिन बेग साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी है, अब ऑब्वियसली कश्मीर का भी एक मैटर है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर पानी का रिजर्व मौजूद है, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उस पर भी शेलिंग की गई है। तो जब इस तरह की कार्रवाइयां हम देखते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में होती हैं तो फौरन एक्शन लिया जाता है, फौरन बड़े बड़े बयानात आलमी बरादरी की तरफ से आते हैं, सैंक्शंस लगाने की बातें हो जाती हैं। ये 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं, क्या दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने फिर किसी की बात ना सुनी तो फिर ये सिचुएशन सबके हाथ से निकल जाएगी? जिस तरह शहरियों का शहादत एक वॉर क्राइम है मेरे नज़दीक, इसी तरह आबी ज़खायर पर और डैम्स पर, दो दरियाओं पर हमला करना भी वॉर क्राइम है। अच्छा, इस बार ज़रा सब बड़ा मुख्तलिफ हुआ है। वो मुख्तलिफ ये है कि चाइना तो खैर हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, हम मानते हैं, लेकिन अमेरिका बड़ा मुख्तलिफ लग रहा है इस वक्त आपको। जब ट्रम्प कहते हैं इट्स अ शेम, जब मुझसे पूछा गया, अब वो क्वेश्चन प्लांटेड था, बिलीव मी, कि उसने पूछा हाँ आप पूछें क्या कह रहे हैं, तो उसने पूछा इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, तो उसने कहा इट्स अ शेम। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इंडिया का, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने 2 टेलीफोन कॉल्स किए इंडिया को कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा तामुल कर लो, बात करते हैं। वो बाज नहीं आए। स्विट्जरलैंड ने कहा, अल्जायर ने कहा, सऊदी अरब ने कहा, यूएई ने कहा कि रुक जाओ, ठहरो, बात करो। वो बाज नहीं आए, उन्होंने अपना हमला किया, क्योंकि उनको फेस सेविंग चाहिए थी, उनको अपना जो बदनुमा चेहरा था उस पर कॉस्मेटिक सर्जरी करानी थी और बिहार के इंतखाबात जीतने थे। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि राफेल कंपनी जो है वो खुद सदमे से 2-4 है कि उसका इतना हाई टेक जहाज जो उसने तमाम चीजों के साथ दिया था, वो 3 जहाज गिर गए। एक का एडमिट कर लिया उसने, 2 का कह रहे हैं हम उसको इंक्वायरी कर रहे हैं, वो गिर गए। और इसका मतलब ये है कि उसके शेयर्स भी गिर गए, और उधर हमारा JS10 जो है उसके शेयर उसके बिल्कुल ऐसी जो तैयारा साज कंपनी, उसके शेयर 18% बढ़ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी वो हजीमत का सामना है, उन्हें सुबकी का सामना है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए सुबकी का सामना है, उनका बयान भी आया है बाकायदा, और दे आर वेरी सैड। तो मेरा अपना ख्याल ये कि हिंदुस्तान का चेहरा खराब हुआ है। चेहरा तो पहले मकरू था उनका, और ख़राब हो गया, दागदार हो गया, उस वो फेसलेस हो गया अब वो जब दूसरे उनको फ़ोन करेंगे तो वो यही करेंगे ना, हमने आपको मना किया था, आप ना करें। अब बात यह है कि हम कब क्या करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी तरफ से बदले की भावना कब पूरी होगी। सिंदूर तो मिटा दिया हमने जी। सिंदूर को, एक चुटकी सिंदूर जो था ना उसकी कीमत 5 जहाज, 5 जहाज, $1 अरब। सोचे यार आप। तो फिर वो लड़कियों को ले आया घर, बेचारियों को जो ट्रेनी थी ब्रीफिंग कराने के लिए। जी, ब्रीफिंग के लिए। फिर वो ऐसे ही है, वो एक पूरा जो जिसे कहते हैं ना स्टोरी घड़ी गई, पूरा एक वो बॉलीवुड फिल्मों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इतना स्क्रिप्ट है वो, इतना बड़ा स्क्रिप्ट है। मुझे बड़े
अपने ऊपर तरस आया कि मैं इतने अच्छे स्क्रिप्ट क्यों लिख पाता। तो बार ठीक है। एनीवे लेकिन बेग साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन द ऑडेसिटी दीज गाइज हैव टू ग्लोरीफाई देयर थिंग्स, ये समझ से बाहर है। वो किस तरह से ग्लोरीफाई कर लेते हैं अपनी इन तमाम तर चीजों को, अपनी इस तमाम तर शिकस्त को? देखिए मैं बताऊं, कल मैं तो स्टूडेंट हूँ, पूरी सूरत हाल का जायजा लेते रहता हूँ। कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक हेडलाइन लगाई कि हिंदुस्तान के 16 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। जी। पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू, अखनौर, भोज जो सिंध के पास है, भोज, और 16 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। और दूसरे ही 5 मिनट मैंने वो उठाई स्टोरी पोस्ट करने के लिए, तो जब मैंने पोस्ट कर दिया उसको और फिर दोबारा क्लिक किया तो वो खबर गायब थी। तो खैर मुझे मनी मार्केट से उठानी, मैंने खबर पोस्ट कर दी मैंने। दूसरी बात, हिंदू ने 5 तस्वीर लगाई हैं तैयारों की, 3 राफेल हैं, 2 दूसरे जहाज हैं। जी। वो कहा है कि इंडियन ऑफिसर्स कंफर्म्ड द 3 प्लेन्स वर डाउन बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स, फोर्सेस। उसके बाद वो खबर उतार दी गई वेब से, वो भी उतार दी गई। खैर जब एक बार खबर वेब पे लग जाती है, आपको पता है यार, वो फिर आलमी मच बिल्कुल जाती ऐसे है। उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, उसके डिफरेंट लिंक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉपी हो जाते हैं। काम उसका होता चला गया। अब सूरत हाल ये है कि वो अपने आप को किस तरह बचाए। आज उनकी पार्लियामेंट का इजलास नहीं है, होता तो मजा आता आपको जरा सा, थोड़ा सा, जी। क्योंकि बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल कर्नाटक से आ रहे हैं, सवाल उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, सवाल वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं कि तुमने क्या किया है। तुमने तो हमें, अरे अच्छा खासी पोजीशन है हमारी, अच्छा स्टॉक तो हमारा भी गिरा था, आज ऊपर चला गया, उनका आज और गिरा स्टॉक। अच्छी खासी पोजीशन थी हमारी, तुमने तबाह कर दिया पूरा। तुमने हमारी खारजा पॉलिसी का हशर नशर कर दिया। और उसके बाद उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। और मलिक उर्जन है, अब उसने तो ये कहा कि ये पहलगाम जो था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो, कि पहलगाम जो था ये एक साजिश थी वाजपेयी की। वाजपेयी के पास इंफॉर्मेशन थी कि होने वाला है, और उसने इन्फॉर्म नहीं किया सिक्योरिटी फोर्सेस को। जी। क्यों नहीं किया? अच्छा, पहलगाम में गया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ हर खंबे के पास 4 फौजी खड़े होते हैं या 2 पुलिस वाले होते हैं। वहां पार्क में कोई नहीं था। उस पार्क पे 300 रुपए दे कोई भी चला जा सकता था। कैसे मुमकिन है ये? जबकि वहां हर जगह पर, हर सड़क पर, हर गली में, हर चौराहे पर फौजी होते हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, और खासतौर से सिनेमा हाउसेस पर और तफरीही मुकामात पर। लेकिन बेग साहब ये मोदी सरकार के आने के बाद से जो एक पैटर्न देख रहे हैं कि हर 2-3 साल बाद इनको एक जंग का शौक चढ़ता है, या इनको होता है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेदारी डाली जाए। जहां हमने तो यही नोटिस किया इन 10 सालों में कि जहां पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती है, हम किसी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, इस तरह का एक मलबा पाकिस्तान पर डालने की हमेशा कोशिश की जाती है। तो आपको लगता है कि फिर दिस इज डू एंड डाई सिचुएशन, कि आज हम इसको मुकम्मल तरीके से रोक दें, हम इसका अच्छे तरीके से सामना कर लें? अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हम फुल फ्लेज एक जंग की तरफ चले जाएं। जंग के हवाले से हमने कभी भी मीडिया पर बैठकर ये बात नहीं की। हमारी जो ट्रेनिंग की गई है, उनके जो मीडिया हाउसेस की ट्रेनिंग है, वो तो ऑब्वियसली आरएसएस आइडियोलॉजी है, अखंड भारत है। वो तो इस पूरे खित्ते में देखना ही सिर्फ भारत को चाहते हैं। उन्हें नेपाल बर्दाश्त नहीं, उन्हें श्रीलंका बर्दाश्त नहीं, उन्हें बांग्लादेश भी बर्दाश्त नहीं है। और अगर उनके बस में हो तो वो तो शायद चाइना को भी बर्दाश्त ना करें, चाइना से लेकिन वो पंगा ले नहीं सकते हैं। लद्दाख के मामले पर भी उन्हें बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। माय पॉइंट इज दिस कि हर 2-3 साल बाद यही फिर हमारे साथ होता रहेगा कि जहां हमारी ग्रोथ होने लगती है, जहां इकॉनमी बेहतर होती है, हमें लगता है कि हमारे मामलात बेहतर होंगे, दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आएगी, हिंदुस्तान बीच में कूद पड़ता है और वो एक ऐसी साजिश घड़ता है जिस पर पूरी दुनिया चुप रहती है। आई एग्री विद यू बिल्कुल कंप्लीटली। बहुत हो गया ये, अब इसको हमें कट शॉर्टिंग करना पड़ेगा, इसको हम खत्म करना पड़ेगा, एंड गेम करना पड़ेगा हमको। बहुत हो गया है, हमारे अभी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, स्टेबल हो गई इकोनॉमी हमारी। बिल्कुल स्टेबल होने के बाद अब हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद इन्होंने कोशिश की, अटेम्प्ट किए। इनकी 2 कोशिशें, एक तो ये है कि हमारी इकोनॉमी को तबाह करेंगे, दूसरी कोशिश ये है कि इनका जो प्लान है अखंड भारत का, उसकी तरफ जाएंगे। बांग्लादेश, भूटान वगैरह को सब मिला के ख्वाब देखे में इन्होंने बहुत से। लेकिन ये जो इंडस वाटर वाला है, ये भी उसका एक हिस्सा है प्रोजेक्ट का।
जी। कि आपको प्यासा मारने की कोशिश करें, लेकिन ये मार नहीं सकते। असल में बात यह है कि अब आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तानी लीडरशिप को और आवाम को सॉरी ये तय करना होगा कि नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप ऑल दिस फुलिशनेस जो कर रहे हैं वो। हमने तो यार बड़ी कोशिशें की, हमने तो अमन अमन की आशा भी की, हमने अमन प्रोसेस शुरू किया। कंपोजिट डायलॉग अगर होते रहते, वो भी साजिश के तहत बंद किए गए। वाजपेयी साहब को एक साजिश के तहत साइडलाइन किया गया जी। क्योंकि वो कह गए थे लाहौर में, मैं था वहां पर, मेरी खुशकिस्मती वहां उन्होंने नज़म पड़ी थी, आपकी जंग नहीं होने देंगे, और तवील नज़म थी उनकी। तो उनका तो ये बोला था, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने कहा भाई अब जंग नहीं होगी, ये हमने तय किया है। मनमोहन ने कहा कितने बड़े टेररिज्म हो क्यों ना हो जाए, वो मुज़ाकरात रुकने की बुनियाद नहीं बनेगा। तो उनको हटा के साइडलाइन करके इनको लाया गया, वाजपेयी को पहले हरवाया गया, फिर सीन से हटाया गया, फिर ये आए। तो ये आरएसएस की जो प्लानिंग है उसके तहत आएगी, और प्लानिंग यही है कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा नहीं। ये अब इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह इनके कई शहर ऐसे हैं जी। जो हमारे टारगेट के ऊपर हैं, बट सीधे सीधे हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ये उनको पता है कि अगर उन्होंने कोई बड़ा एडवेंचर किया, एडवेंचर करने की कोशिश की, ठीक है। उनके साथ क्या होगा, उनका हशर क्या होगा। क्योंकि हमने जो सामान रखा हुआ है आतिशबाजी का, वो शब्बात के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही है वो। नो डाउट ये बातें बहुत बार पहले भी हो चुकी हैं, और ख्वाजा आसिफ की भी इस हवाले से स्टेटमेंट है कि भारत का जो उधार है वो अब हमें चुका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सोच तो मौजूद है हुकूमती हलकों में भी, और वो ये करना भी चाहे हैं, और इंशाल्लाह जो राइट टाइम है उस पर भी किया जाएगा। हमला कब करना है, कहाँ करना है, ये फैसला मुनासिब वक्त पर भी किया जाएगा। और ऑब्वियसली पाक आर्मी इस तमाम तर सिचुएशन को डिसाइड करेगी। जो फ्री हैंड है वो भी अब दे दिया गया है इस सिचुएशन में, पोजीशन में कि वो उसको डिसाइड करे। उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, उसके बैरून राब्ते हैं, मुख्तलिफ वो वजारत दिफा से उनकी बातचीत चल रही है, बहुत से टेलीफोन आ रहे हैं जा रहे हैं। ट्रैक 2 पर अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है, वो चाहता है यूएई में ट्रैक 2 हो जाए, लेकिन भारत तैयार नहीं हो रहा। अगर भारत तैयार नहीं हुआ तो अमेरिकी रिएक्शन भी आएगा, चाइना का रिएक्शन मौजूद है। इस बार इंडिया तन्हा है, आइसोलेटेड है ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट। एक सीधी सीधी बात ये है, और उसको किसी की हिमायत तो हासिल नहीं है, लेकिन इस तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उसको इनकरेज कर रहे हैं कि आप डिस्क्रेडिट ना करें, आप वार मॉनिटरिंग ना करें, जो हो गया उस पर भरोसा करें। लेकिन अब पाकिस्तान तैयार नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक हमारा बदला नहीं होगा हम ठंडे ठंडे नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और यकीनी तौर पर जो बेशक जो सिचुएशन इस वक्त बढ़ा दी गई है हिंदुस्तान की तरफ से, जो उनकी आरएसएस आइडियोलॉजी है, जिस तरह से हिंदुत्व पॉलिसी एक उनकी है, वो जिस तरह से उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे नाम मौजूद हैं, शायद वो इस चीज़ की बुनियादी वजह, शायद आप भी इससे एग्री करेंगे, जिसमें सर फहरिस्त तो नरेंद्र मोदी हैं, उसके बाद अजित डोवल हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जो फिर उनके जो टीवी पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो जोकरनुमा लोग हैं, मेजर गौरव आर्या हैं, अर्नाब स्वामी है, जिस तरह से वो अपनी आवाम को भड़काते हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और वो तो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के पास है ही कुछ नहीं, पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। जिस तरह से पाकिस्तान को अपनी आवाम के सामने पोर्ट्रे करते हैं, और हाल उनका ये है, जिस डॉग फाइट का आपने भी जिक्र किया, 1 घंटे तक 80 के करीब उनके जहाज मौजूद थे। हम ये भी एग्री करते हैं कि हम क्वांटिटी में उनसे बहुत कम हैं, लेकिन हम आउट नंबर करना उन्हें जानते हैं, और हमने आउट नंबर किया है। बिल्कुल किया हमने। देखिए एक नाम भूल गए आप, आरएसएस के भगत फादर का, जो आमतौर से प्राइम मिनिस्टर में बैठा होता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो मोहन भगत। सारी जड़ वो है, वही सबको वो करता है, वही स्टाइल मिलाता है, वही डांटता है मोदी को बुरी तरह, वो रगड़ता है मोदी को। तो लेकिन और फिर एक और मसला है कि मोदी को हटाने के लिए अब शादी प्लान बन रहा है, अमित शाह पीछे बैठा हुआ है नया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो सब साजिशें वहाँ भी चल रही हैं। लेकिन ये कि हिंदुस्तान में सेन आवाज़ें भी बहुत हैं, सेकुलर। मुझे इस बात अभी तक हैरत है कि वो सेकुलर ग्रुप जो है वो सामने क्यों नहीं आया, जो कोविड के ज़माने में आया था
सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ, वो भी उठ रहा है। खैर आवाज़ें उनकी भी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनके फ़ौन गद्दार गए जाते, बगावत का टैग लगाए जाते। हिंदुस्तान में जो इस वक्त फैशिज्म है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती मेरे ख्याल है। हर ऐसे आदमी को जो मुसलमान है और इख्तलाफ करता है, वो बगावत का उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब एक और देखें ज़रा सा फ़र्क, कि वहाँ वो मस्जिदें बंद कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, और जी। यहाँ वो मस्जिदें ढा रहे हैं। पाकिस्तान में आगे अटैक करते हैं मस्जिदों पर, वहाँ मंदिर बना रहे हैं मस्जिदों को। तो सब एक जो ज़हनी कैफियत है, ज़हनी इंतशार है, उसका नतीजा है। और इसके नतीजे में हिंदुस्तान को नुकसान होगा। हिंदुस्तान की जो तकसीम है वो ऑन कार्ड्स है। सबको पता है कि हिंदुस्तान किस बुरी तरह तकसीम है। नागालैंड, मेघालैंड, आसाम, मणिपुर, ये 7 स्टेट्स हैं जहाँ हल्की की तहरीकें। नागालैंड पंजाब, में तो खालिस्तान। खालिस्तान, अगर सिख खड़े हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं टू फाइट, तो आप अंदाजा लगाएं क्या होगा। अगर सिख एक रोड बंद कर देते हैं, जीटी रोड, फौज जी। के लिए, तो क्या होगा। तो ये बड़ी बातें हैं जो सामने हिंदुस्तान के अपने वजूद को ठीक है। खतरा है। अच्छा बेग साहब, जिस तरह से ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को हमें भी एग्री करना पड़ेगा, पाकिस्तानी जब पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही पिछले कोई अगर हम 5-8 साल को उठाकर भी देखे हैं। जब इस तरह के वाक़े होते हैं, यूनिटी हमने कल भी देखी, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन फ्लोर थी, उन्होंने कहा कि हर किस्म की जो हमारे मसाइल हैं हम उनको साइड पर रखते हैं। अता तारड़ ने भी इस हवाले से कहा कि इमरान खान भी उसी तरह से अच्छे लीडर हैं जिस तरह से मेरे अपने लीडर्स हैं। तो ये एक बड़ेपन का मुजाहरा किया गया। अक्रॉस दी बॉर्डर हम देख रहे हैं कि वहां पर यूनिटी उस तरह से नहीं है। ऑपोजिशन बहुत ज्यादा अगेंस्ट है मोदी सरकार के इस तरह के हथकंडों से, इस तरह के कारनामों से। पहलगाम के इशू पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए गए वहां पर कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आपकी 8 से 9 लाख की फौज थी, फिर वो कश्मीर में क्या कर रही है अगर आपसे कश्मीर नहीं संभल रहा तो वहां पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये आपको लगता है कि फिर कुछ अरसे में मजीद भी बढ़ सकते हैं अगर ये चीजें एस्केलेट हुई? हिंदुस्तान को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा इस वजह से। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा, और इसलिए बढ़ेगा कि जिस मकसद से मोदी ने पहलगाम किया है, मैं बहुत क्लियर बात करना चाहूँगा, पहलगाम मोदी साहब ने खुद किया है, जी। नंबर 1। और किस लिए किया है कि बिहार के इंतखाबात जीतने हैं उनको। बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं, और इसी इंतखाबात के लिए अपोजिशन भी अपने कार्ड्स लाएगी, वो भी खेलेगी। तो जब दोनों कार्ड्स खेलेंगे तो एक मसला सामने आएगा। मोदी हमेशा कोशिश करते हैं कि इंतखाबात से पहले उन्हें कोई बड़ा काम मिल जाए। पुलवामा कराया उन्होंने, कुछ बेचने के लिए मिल जाए इंतखाबात में, दुकान पे कुछ बेचने के लिए मिल जाए, लोग खरीद लें। लेकिन मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में अब मैं मीडिया की बात तो नहीं करता, वहाँ तो बड़े बड़े बकौल आपके मस्खरे हैं। जी। मैं चाहता हूँ वो मस्खरापन जारी रहे, थोड़ा सा हमें तफरी मिल जाती है थोड़ी सी। बिल्कुल ऐसी। लेकिन प्रिंट मीडिया उनका वो बड़ा सीरियस है। उसने कल भी कोशिश की है, अटेम्प्ट की है इख्तलाफ करने की, कल भी कोशिश की है खबर देने की। कितने वो कामयाब रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे अंदाजा उन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो वहाँ एक ये ग्रुप बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। सॉरी। और 2019 का वक्त जो है वो भी याद करें, जब पूरी दिल्ली में, पूरे साउथ में, पूरे नॉर्थ में, पूरे बंगाल में, हर जगह पर जुलूस थे, जलसे थे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तराना था फैज साहब वाला, और मोदी ऑन बैक था। वो कोविड आ गया, कोविड के ऐसे मसाइल और सामने आ गए। लेकिन मोदी की जड़ें कमज़ोर हैं, सिवाय कौम परस्ती के, सिवाय मज़हब परस्ती के उसके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए अब। और उसकी जो देही आबादी है वो बहुत मसाइल है, बहुत मसाइल का शिकार है। बिल्कुल ऐसे वहाँ के कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जो हमने उनके टॉक शोज पर जब उनकी बहस सुनी तो यही कह रहे थे कि जो भी बीजेपी को हम देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको कहें कि पाकिस्तान का नाम ना लें, दहशतगर्दी का नाम ना लें, हिंदुओं का नाम ना लें, मंदिरों का नाम ना लें, तो इसके अलावा ये बात ही नहीं कोई कर सकेंगे। और यकीनी तौर पर यही तमाम तर चीज़ें बेचने की कोशिश की जा रही हैं जो बिहार में इंतखाबात भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का नासिर बेग शुताई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन
वेलकम बैक टू वॉर जोन। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान बिटवीन जो टेंशन इस वक्त बढ़ चुकी है हिंदुस्तान के दरमियान, और इसी टेंशन के तनाजुर में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, और वज़ीर आज़म ने भी कहा कि भारत ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद ख़तरे में डाल दिया है, ये नाकाबिले कबूल है। इसके साथ साथ तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने भी कहा कि तुर्किया सूरत हाल की कशीदगी को कम करने की हिमायत करता है और पाकिस्तान के देरीना दोस्त के तौर पर भी अपना किरदार अदा करने को तैयार है। इसी के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान, उन्होंने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, दानिशमंदी और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और पूरे खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ से बातचीत का जो आगाज़ है वो होना चाहिए। और दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल OIC से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है, तो जो राब्तों का सिलसिला है पूरी दुनिया के साथ वो जारी है, पाकिस्तान की तरफ से भी किया जा रहा है और आलमी बरादरी भी पाकिस्तान को अप्रोच कर रही है कि किसी न किसी तरीके से सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो हमने कल स्पीचेस देखी हैं कौमी असम्बली में, उसमें बहुत क्लियर कहा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से, जो हमारे वज़रा मौजूद थे, कि पाकिस्तान अब इसका हिसाब ज़रूर लेगा, पाकिस्तान बदला ज़रूर लेगा। जो हमारे 31 सिविलियंस को शहीद किया गया है, बेगुनाह सिविलियंस को शहीद किया गया है, उनकी शहादत का बदला इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ज़रूर लेंगे। वक्त हम डिसाइड करेंगे, जगह हम डिसाइड करेंगे, और अब देखना यह है कि मुनासिब हमला कब हिंदुस्तान पर किया जाएगा। इस हवाले से हिंदुस्तान ने तो रात की तारीकी में हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की रवायत कभी भी नहीं रही, हमने कभी भी रात की तारीकी में हमला नहीं किया। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड 2019 में जिस तरह से हुआ रिटार्ड, वो सबके सामने है और सबको उसका अंदाज़ा भी है कि किस तरह से हिंदुस्तान को उस वक्त भी सुक्की का सामना करना पड़ा। और अभी भी हिंदुस्तान की तरफ से जो कल ऑपरेशन लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, तो वो सिंदूर भी किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने मिटाया, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। जो 5 तैयारे हिंदुस्तान के गिराए गए हैं, उनकी अपनी सरजमीन पर जो कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे, यकीनी तौर पर अटैक हिंदुस्तान की तरफ से किया गया। पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसका दिफा किया और ये चीज़ें क्लियर की गई कल DGISPR की जानिब से कि अभी पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया है तो आपके 5 तैयारे गिर चुके हैं। जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि फिर पाकिस्तान आपका हाल क्या करेगा, और यकीनी तौर पर बुरा हाल होगा हिंदुस्तान का। जितने गलत तरीके से मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है और जिस तरह से फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने राफेल तैयारों को तबाह किया है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तानी पायलट्स की, हिंदुस्तानी हुकूमत की जगहसाई भी हो रही है कि हमला करने आए थे और किस तरह से वापस उन्हें लौट कर जाना पड़ा। तो ये तमाम तर सिचुएशन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हमने देखा बहुत से ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर गोलाबारी होती रही, जहाँ पर शेलिंग होती रही। मुतअद्दिद ऐसी चेक पोस्टें थी, 50 के करीब ऐसी चेक पोस्टें थी जो वहाँ से फिर भारतीय फौजियों ने भागने में ही आफियत जानी है और वो चेक पोस्टें भी वहाँ से खाली करवा ली गई थी। और 2 चेक पोस्टें ऐसी थी जहाँ पर सफ़ेद झंडा लहराकर अपनी हार को तस्लीम भी किया गया। वहाँ पर मौजूद जवानों की तरफ से जो उनकी ब्रिगेड वहाँ पर एक मौजूद थी, उसको भी तबाह किया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो एक जंगी लॉज मौजूद हैं, पूरी दुनिया में लॉज मौजूद हैं, उनको अभी भी फॉलो किया जा रहा है। किसी भी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया गया, किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया। और हिंदुस्तान ने जो हरकत की है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरों में, जिसमें मुरीद के शामिल है, भावलपुर शामिल हैं, 6 ऐसी जगह थी जहां पर अटैक किया गया था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे चेयरमैन जवानाने तहरीक और दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। गुल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान भारत सूरत हाल यकीनी तौर पर एक ख़तरनाक मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से कहा कि कशीदगी ख़त्म करें, दोनों ममालिक ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है, अब रुक जाएं। इस मैसेज को किस तरह से देखेंगे? ये भी वो कह रहे हैं कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी इसके लिए मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हमें कुछ सीरियस गुफ्तगू करनी चाहिए। ये बहुत हमने अभी बात कर ली है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें क्या सुपेरियोरिटी हासिल है क्या नहीं है, दुनिया क्या देखती है कैसे नहीं देखती। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात कही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात क्यों नहीं की कि पाकिस्तान ने कोई भी इंटरनेशनल टेरिटरी जो है वो क्रॉस नहीं की, ना वायलेट की, जबकि भारत जो है वो इस टाइम पे 4 जगह के ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्री को जो है वो वायलेट कर चुका है। और जिस तरह से ड्रोन अटैक किया है, वो भी 5वीं दफा है कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो क्रॉस हुई है। इसका मतलब यह है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ऐलान जंग है, बल्कि जंग कर दी गई है।
और ये कोई मामूली बात नहीं है कि भावलपुर के अंदर आप जाके मासूम बच्चों को और मासूम औरतों और जो है उनको निशाना बनाएं। अगर हमने भारत को मजीद इजाजत दी, ये रोजाना मारेगा आके। आपको मैं बता रहा हूं, मैं एक फौजी जनरल हमीद गुल का बेटा हूं, मुझे मालूम है, मैं इन चीजों को समझता हूं। देखें, असल बात यह है कि आप क्या कल पानी के लिए जंग नहीं करेंगे? आज मामला गर्म है, दुनिया की तवज्जो के आप मरकज बने हुए हैं, आज लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा है तो वो ईरान खड़ा है, वो आपका जो है तुर्किया खड़ा है, वो आपका अजरबैजान खड़ा है, चीन खड़ा है। लेकिन बाकी ममालिक जो है वो ना हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं ना वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जिन अरब ममालिक के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी, आज वो कहां हैं? बात ये बड़ी, देखें, बात वो करनी चाहिए, अंग्रेजी का मुहावरा है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो मुश्किल में दोस्त खड़ा हो वही दोस्त आपका होता है। लेकिन गुलशन, फिर आप ये कह रहे हैं कि डू और डाई सिचुएशन है। फिर मैं आपसे यही गुजारिश, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे, मैं अपनी बात पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, बात यह है कि इस टाइम पे हमें उनके कुछ टारगेट्स को हमें अचीव करना पड़ेगा, और अगर क्योंकि इसके बाद डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप डिप्लोमेटिक प्रेशर की मानेंगे तो आपकी आवाम जो है वो बददिल होगी, और एक दफा फिर जो है वो 9 मई से 7 मई तक का सफर है, ये याद रखिए। 9 मई पे उन्होंने आवाम को बददिल करके, टारगेट कौन था? पाक फौज। आज का कौन सा टारगेट है? पाक फौज और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसलिए ये 7 मई तक का सफर उनका इसलिए हुआ क्योंकि 9 मई को उनके डिजायर्ड टारगेट्स हासिल नहीं हुए। इसलिए आज जो है हमें ये फैसला करना है कि हमने जोजिला पास को निशाना बनाना है। जोजिला पास वो जगह है जहां दराज सेक्टर का जो है वो सारी ट्रांसपोर्टेशन वहां से होती है, और कारगिल के दौर में ये जगह बंद हो गई थी, अब उन्होंने जोजिला टनल बना ली है। जोजिला टनल को हिट करें इनके जो है, क्योंकि मई के अंदर इनकी तमाम मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। जैसे ही गर्मियां दर पड़ेंगी तो ये जगह 3 महीने में इन्होंने डंपिंग करनी होती है, पूरे साल की इनकी डंपिंग खत्म हो जाएगी, और ये वहां जो है ये सरेंडर कर जाएंगे। मेरा नाम लिखवा लें आप कि मैं आपको बता रहा हूं, ये सरेंडर कर जाएंगे वहां। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि भारत ये जंग प्रोलॉन्ग करेगा, और भारत ने ईस्टर्न कमांड को इजाजत दे दी है कि वो अपनी फोर्सेस जो है वो भावलपुर सेक्टर की तरफ लेके आए। इसका मतलब है कि री इंफोर्समेंट कुमक उनकी आ रही है। तीसरी चीज, इससे पहले के कुमक आए हमें चंद काम करने हैं, जैसे हमें जो है वो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है हमें उसको जो है निशाना बनाना चाहिए, जो दहशतगर्दी का सिंबल है, और पूरी दुनिया आपको इस पे सपोर्ट करेगी क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा जो है वो वहां है। इसी तरीके से योगी नाथ जो है वो हमारे लिए एक मुसीबत है, मुस्तकिल का खतरा है, मुस्तकबिल का, हमें उसको भी देखना चाहिए, और उसके जिधर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको हमें निशाना बनाना चाहिए, जहां बलोच टेररिस्ट को सपोर्ट की जाती है, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उनको रखा जाता है, हमें मालूम है उनके ठिकाने, उनको निशाना बनाना चाहिए। वुल्लर, बगलियार और किशन गंगा को आप निशाना बनाएं। आप अगर नहीं बनाएंगे निशाना तो 6 महीने बाद आप दोबारा जंग के दाने पे खड़े होंगे, तब ना आपके पास मॉरल सपोर्ट होगी, ना आपकी मिलिट्री सुपेरियोरिटी होगी, ना आपके उस टाइम तक जो है वो उनकी एयरफोर्स जो है वो राफेल के ऊपर और S-400 के ऊपर कन्वर्जन मुकम्मल कर चुकी होगी, अपनी तरबियत मुकम्मल कर चुकी होगी। देखें, इस टाइम पे वो स्टेट ऑफ शॉक में है। 12 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर उड़ाया है, कोई मामूली बात नहीं है। पूरी फौज भारत की जो है वो डर की कैफियत के अंदर है। जो उनके राफेल गिराए हैं, समझे कि हमने उनका जो सबसे बड़ा सूरमा था उसको हमने चारों शाने चित कर दिया है, वो खौफ में कांप रहे हैं इस टाइम पे। इसलिए अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो इकोनॉमिक प्रेशर पाकिस्तान पे माउंट होगा, और अगर ये जंग जो है वो शॉर्ट होती है तो ये हमारा फायदा है। लेकिन अगर दरमियान में इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे वो आपको रोकेंगे, जिस तरह से अभी ये बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्यों नहीं कर रहा कि मैं पानी का मामला हल कराता हूं? डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्यों नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को भी इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने टारगेट सेट करे, जिस तरीके से जेडी वेंस ने जो है वो बयान दे दिया था, या माजी के अंदर 2019 में माइक पॉम्पियो ने बयान दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हॉट परसूट कर लो तुम लोग। तो आज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं कह रहे? हमारी इंटरनेशनल टेरिटरी जो है वायलेट हुई है भाई। इसमें हमारी जो है लोगों के अंदर जो इस टाइम पे इज्जत बन गई है, दोबारा से मुंतशिर कौम जो है एक दफा इकट्ठी हो गई है, जोश और जज्बा। ये 4 बिल्कुल, लेकिन गुलशन, इन
इन तमाम तर चीज़ों का कल ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से कहा कि हमला कब करना है, कहाँ करना है, फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। ऑब्वियसली कोई स्ट्रैटेजी, को प्लानिंग तो पसे पर्दा चल रही है। बिल्कुल, देखें, ज्यादा वो कहते हैं ना, जब सोची पे आते बंदा गया, ज्यादा सोचना नहीं है। हमें मालूम है, हम ये वॉर गेम्स करते हैं। देखें, आई एम सन ऑफ अ सोल्जर, मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं, मुझे मालूम है ये प्लानिंग जो है, ये हर साल हम जो वॉर गेम्स करते हैं उनके अंदर ये हमने किया होता है। मुख्तलिफ 99 जो है वो हमने प्लानिंग्स की होती हैं कि जनाब ये अगर होगा तो हम इसका ये रिस्पांस देंगे, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन करेंगे तो हम इसका ये रिस्पांस देंगे, अगर ये जो है सदर्न कमांड से आया, नदरन कमांड से आया तो हम उसका ये करेंगे, LOC क्रॉस करेंगे तो हमारे ये मतलूबा टारगेट्स होंगे। देखें, उस तरफ उन्होंने लोगों को शेल्टर्स में भेज दिया है। और पाकिस्तान जो है इस किस्म के अगर डिले करेगा तो डिले के अंदर पाकिस्तान का नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी हमने डिले कर दिया है। द रिस्पांस शुड हैव बीन गिवन वेरी स्विफ्टली एंड वेरी क्विकली। उसकी वजह यह है कि इससे जो कौम के अंदर, आप देख लीजिए, मैं वो बातें नहीं करना चाहता लेकिन आप भी जानते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। भारत एक दफा फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा और लोगों के जहनों को जो है वो जहर से नहीं, गुलशन वो तो हमने देखा कि वो तो ग्लोरीफाई करते रहते हैं चीजों को, वो तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वो तो ये भी नहीं मान रहे कि राफेल तैयारे गिरे हैं, वो तो ये भी नहीं मान रहे हैं कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया है या कोई चेक पोस्टें उनकी खाली करा ली गई हैं, चेक पोस्टों पर सफेद झंडा उनकी तरफ से लहराया गया। तो वो तो किसी चीज को भी मानने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने फिर उन्हें दिखाया कि उनका राफेल तैयारा गिरा है। देखिए, ना माने ना, उन्होंने 3 जहाज तो मान लिए हैं, उनके अपना मीडिया बता रहे हैं। उसकी जो अर्थियां थी, जो आशिक का जनाजा था, वो इतना धूम से निकला है, पूरी दुनिया ने देखा है। राफेल की जो अर्थियां थी, वो अस्थियां, वो उन्होंने जो है कचरे की ट्रॉली पे लेके जा रहे थे। ये उन्होंने इज्जत उनके पास है। तो ये देख लें, मैं उनके जो पायलट है वो भी मर गया है। वो क्यों छुपा रहे हैं? कहां है वो पायलट? बताएं ना वो किधर है। और अभी तो राफेल कंपनी का जो है, फ्रांस ने वो कह दिया है ना कि राफेल 1 तो उन्होंने कल रात मान लिया है, बाकी भी ये मानेंगे, 5 के 5 मानेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसी बात नहीं है। तभी तो उनकी एयरफोर्स, देखें, 78 जहाज आए थे और पाकिस्तान के उसके मुकाबले में 42 जहाज थे। खुदा की कसम, ऐसा जबरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि 78 जहाजों में से एक जहाज जो है वो क्रॉस नहीं कर सका पाकिस्तान का बॉर्डर। एक जहाज भी क्रॉस नहीं कर पाया। ये जो आए हैं, ये स्कैल्प क्रूज मिसाइल हैं और जो ये हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, जो देखिए गोलियां फायर होती हैं। मैं अपनी कौम को ये बताऊंगा कि एक जहाज भी जंग में गिरा देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सब से बावजूद मैं ये कहूंगा कि जब आप 50 गोलियां किसी पे फायर करते हैं तो 2-4 आपके पास आ जाती हैं। और ये वही 2-4 मिसाइल थे जिनको हमने बाकियों को न्यूट्रलाइज किया। उनका S-400 मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किया, नाकाम हुआ। आप मुझे बताएं कि कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास जो इस टाइम पे जैमिंग इक्विपमेंट है, लेकिन ये जो PL-15 मिसाइल है हमारा, उसके मुकाबले में F-16 थे, हमारे JF-17 थंडर थे, हमारे पास जो है J-10C था। और उन्होंने इनको जो है, जिसको कहते हैं ना, उड़ने भी ना पाए थे और गिरफ्तार हो गए। हमने वहां इनको जो है मारा है जिधर इनको अभी तक पाकिस्तान नजर नहीं आया था। और इंशाअल्लाह ताला ये सुपीरियरिटी कायम रहेगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये अपने देखे ना नए जहाज ले लेंगे इंडिया। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान क्या असले का खरीदार है दुनिया में? बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा असले का खरीदार $80 बिलियन का जो है वो अमेरिका है, जो भारत है जो खरीदता है। अमेरिका क्या चाहेगा इस टाइम पे? दुनिया में सबसे ज्यादा खुश राफेल के ऊपर गिरने पे अमेरिका होगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने F-35 की ऑफर की हुई है। $82.5 मिलियन का वो एक जहाज है। उन्होंने इनको डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो ऑफर की हुई है। वो क्या चाहेगा कि भारत जो है तमाम असला उनसे खरीदे। जेडी वेंस जो अभी वहां गया हुआ था भारत, उसने इनको यही कहा था कि 3 कंपनियां जो इंडिया में बैठी हुई हैं पिछले कई सालों से दफ्तर खोल के, असला मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, आप उनको जो है फैसिलिटेट करें, आप उनसे असला खरीदें। इस दौरान में अगर ये तवील होती है, वो बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन जारी रखते हैं और इस दौरान में वो नया असला खरीदते हैं और डिप्लोमेटिक उस पे जाहिर है, जैसे ही अमेरिका से असला खरीदेगा, अमेरिका जो है वो फौरन भारत की हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो जाएगा। याद रखें, अमेरिका हमारा ना खैर ख्वाह था, ना है और ना आइंदा रहेगा। ये वही 7वां बेड़ा है जिसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया था मशरकी पाकिस्तान में, कभी नहीं पहुंचा था। अमेरिका जिसका दोस्त होता है उसको सबसे पहले मारता है, ये उसकी पुरानी आदत है। इसलिए
पाकिस्तान जो है उसको जो कुछ करना है वो खुद करना है। इस टाइम पे हम दुनिया के सामने जस्टिफाइड है, हमारी कौम जो है उसका मोरल बूस्टेड है और इस टाइम पे कौम तकसीम का शिकार नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जरूर हमें इन चीजों को जो है मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है गुल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अब यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जितनी एस्केलेट हो चुकी है, ऑब्वियसली प्रेशर भी पाकिस्तान पर आ रहा है कि हम किसी ना किसी तरह अब रिस्पॉन्ड ना करें, लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह जरूर करेगा, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। बट हम साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर भी बिहेव कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते इन तमाम तर चीजों को भी सोच रहे हैं कि फिर पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में भी आ सकता है। हिंदुस्तान ये चीजें नहीं सोच रहा। और जी जाए जो दुनिया जहन्नम में, जाए जहन्नम में दुनिया। मेरा दिल दुखता है, मेरे 31 लोग पाकिस्तान के शहीद हो गए हैं, मेरे बच्चे शहीद हुए हैं, मेरे फौजी जो है वो उनको निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया ने क्या किया? आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, अगर आप मेरी जबान खुलवाना चाहते हैं तो मैं फिर सीधा बोलता हूं। एपीएस का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को जिबा करके रख दिया वहां। दुनिया ने क्या किया? उसके ऊपर बकायदा जो है वो इंडियन विक्रांत सूद जो उनका इंटेलिजेंस चीफ था, उसका ट्वीट मौजूद है जो 10:30 बजे सुबह आ रहा है। वो ये कहता है कि मोर एक्सप्लोजन एंड मोर कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड इन एपीएस। दुनिया ने क्या किया? दुनिया बीएलए के लिए क्या कर रही है? दुनिया 5वें नंबर की उनको दहशतगर्द तंजीम मानती है। क्या उनके लिए पाकिस्तान को कोई सपोर्ट दी? क्या उन लोगों के ठिकाने मालूम नहीं है? जेनीवा में वो लोग बैठे हुए हैं और वहां उनको क्या कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है? क्यों नहीं है? अगर यही उसामा बिन लादेन बैठा होता तो अभी कैसे लोग वहां पहुंच चुके होते? देखिए दुनिया टीटीपी के लिए जो है वो खड़ी है। $10 बिलियन का असला अमेरिका यहां छोड़ के चला गया। $10 बिलियन का असला, पाकिस्तान की असले की तादाद से 3 बिलियन ज्यादा वो वहां छोड़ के चला गया। आप मुझे बताएं क्या कर लिया दुनिया ने? क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा? जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हुआ, दुनिया ने हमारा क्या किया? कश्मीर जो है वो पिछले 8 दिहाइयों से जुल्म का शिकार है, दुनिया ने क्या किया? पाकिस्तान का पानी उन्होंने बंद कर दिया, दुनिया ने इसके ऊपर क्या किया? ठीक है, बहुत शुक्रिया दिफाई तज़किया अब्दुल हमीद गुल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और यकीनी तौर पर जो इस वक्त फैसला पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया गया है, हमला कब करना है, कहाँ करना है, और फैसला मुनासिब वक्त पर ही किया जाएगा। वॉर जोन से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।